नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं केजीएन हॉस्पिटल लातूर यहाँ पे। जैसे कि दर्शकों आप जानते हैं, हम हर फ्राइडे को अपना एक एपिसोड डालते हैं और आपको हर एपिसोड में नया कुछ सब्जेक्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी तरह हमें कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आए हैं। सर, आज हमारे व्यूअर्स ने जो हमसे जुड़ते जा रहे हैं, उन्होंने कुछ चॉकलेट सिस के बारे में पूछा है। तो अभी एज अ व्यूअर, एज अ जनरल व्यूअर, मुझे ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट सिस, तो चॉकलेट मतलब खाने की चीज़ है, तो इसका और गायनेक मतलब आपके प्रोफेशन का क्या रिलेशन है? मतलब इसको क्या डिस्क्राइब करेंगे आप? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। चॉकलेट में तो हर एक के मुंह में पानी आ जाता है बचपन से लेके अभी तक हर एक को चॉकलेट पसंद आए। लेकिन गायनेक में चॉकलेट सिस्ट का मीनिंग ये है कि ये एक बीमारी होती है जिसमें जो एक गांठ तैयार हो जाती है बच्चेदानी के बाजू में या पेट में, और उस गांठ के अंदर का जो फ्लूइड रहता है वो चॉकलेट के कलर का रहता है, इसलिए उसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। बेसिकली चॉकलेट सिस्ट ये जो है सो एंडोमेट्रियोसिस का एक पार्ट है। अब एंडोमेट्रियोसिस ये एक बीमारी है और उस बीमारी के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सर, अभी हमारा एक अगला सवाल ऐसा है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? हाँ, एंडोमेट्रियोसिस ये एक ऐसी बीमारी है कि नॉर्मली बच्चेदानी या यूट्रस, उसके 3 लेयर होते हैं। एक फर्स्ट लेयर होता है कि शिरोजा, जो बाहर का एकदम शिरोजा, उसके अंदर मायोमेट्रियम, वो तो उसके मसल्स, सबसे बड़ा जो थिकनेस रहता है वो मायोमेट्रियम से, और एंडोमेट्रियम अंदर का पार्ट रहता है। जैसा कि अभी इससे पहले हमने रिकरेंट फेल्योर, इम्प्लांटेशन फेल्योर वगैरह जो सीरियल अपना एक एपिसोड था एंडोमेट्रियल थिकनेस और उसके ऊपर और एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एंडोमेट्रियम ये एक फाइन लेयर होता है, अंदर के लेयर से, सबसे अंदर का लेयर रहता है यूट्रस का, जहाँ से वो ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे बच्चा चिपक जाता है। तो ये एंडोमेट्रियम का काम होता है। एंडोमेट्रियम का क्या काम होता है कि एंडोमेट्रियम ग्रोथ होता है, महीना आने के दूसरे तीसरे दिन से ग्रोथ होने से होता है, 14 दिन तक अच्छा ग्रो होता है, और उसके बाद जब भी बच्चा वहाँ पे जाए तो वहाँ बच्चा चिपक के रह जाता है, तो वहाँ इम्प्लांटेशन होता है और प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। और जब प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो 20-25 दिन के बाद ये एंडोमेट्रियम का शेडिंग हो जाता है। शेड में तो वो पूरा एंडोमेट्रियम निकल जाता है, और ये एंडोमेट्रियम निकल के जाना, इसी को ही हम माहवारी बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो अदर वर्ड्स में इट इज वीपिंग ऑफ द यूट्रस फॉर लॉस ऑफ द प्रेगनेंसी। जैसा कि प्रेगनेंसी नहीं रही इसलिए बच्चेदानी रो रही है, इसका एक अलग काव्य के हिसाब से ऐसा कहा जाता है। तो बोलने का मतलब ये एंडोमेट्रियम एक बहुत फाइन लेयर होता है, सबसे अंदर का लेयर होता है, और इस लेयर से ब्लीडिंग होता है। बच्चे को इम्प्लांटेशन के वक्त जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो सब मिलते हैं। तो ये यूट्रस का एक इनरमोस्ट लेयर है, और ये इनरमोस्ट लेयर सिर्फ बच्चेदानी के अंदर के बाजू में रहता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है, इसके अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज हैं कि उसमें क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियम जैसा कि वो शेडिंग हो जाएगा तो उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड यूट्रस से लेकर वजाना से होकर माहवारी आ गई ऐसा लगता है। फिर औरतें उसके लिए पैड लेती हैं जो ब्लीडिंग हो रहा है। जनरली ब्लीडिंग एक 100 to 150 ml तक हर साइकिल में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अगर ये एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग जो है वो ब्लीडिंग ऊपर से नीचे तक आ गई तो ठीक। कभी कभी किस औरत में एंडोमेट्रियम ये बाहर आने के बजाय उल्टे डायरेक्शन में जाता है, तो उल्टे डायरेक्शन में जाएगा तो वो ये फॉलोपियन, जैसा कि एग्जांपल है। तो अब ये यूट्रस है, इसके अंदर से ये इधर से नीचे ये वजाना की तरफ आने के बजाय ये अगर फॉलोपियन ट्यूब में से इधर आ गया तो ये ब्लड फॉलोपियन ट्यूब के बाहर आ जाएगा, तो ये यूट्रस के बाहर के लेयर को चिपक जाएगा, ओवरी को चिपकेगा, फॉलोपियन ट्यूब को चिपकेगा, और किसी भी या फिर उसके बाजू में जो भी इंटेस्टाइन है या भी जो भी ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम है, ये वहाँ पे चिपक जाएगा। और इस एंडोमेट्रियम की खासियत ये है कि एंडोमेट्रियम बढ़ता है और जैसे ही मेंसेस आ गए तो वहाँ से ब्लीडिंग होता है। अब अगर ये एंडोमेट्रियम अंदर है यूट्रस में तो ब्लीडिंग होगा, तो वो ब्लीडिंग इसमें से निकल जाएगा, नीचे से वजाना से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये एंडोमेट्रियम यूट्रस में नहीं है और बाहर है, इंटेस्टाइन के बाजू में है या फॉलोपियन ट्यूब के बाहर है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी। और ये ब्लीडिंग होने की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे गांठ तैयार हो जाते, और इस गांठ की वजह से जहाँ पे बार बार हर महीने को वहाँ पे ब्लीडिंग होगा, थोड़ी सी गांठ हो जाएगी, फिर से ब्लीडिंग होगा और गांठ बड़ी हो जाएगी।
ऐसा होते होते जब ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी तो वो एक सिस्ट तैयार हो जाती है, गांठ तैयार हो जाती है, और उसके अंदर का फ्लूइड, ये फ्लूइड जो है सो जो थोड़ा सा डैमेज हुए वाला, कलर बदले वाला ब्लड होता है, और इस ब्लड का कलर चॉकलेट की जैसा होता है, और इसलिए हम इसे चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस का बेसिक ये है कि एंडोमेट्रियम जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहते हुए दूसरे जगह जहाँ पे एंडोमेट्रियम है वहाँ अगर एंडोमेट्रियम है और वो महीने को महीना वहाँ से ब्लीडिंग होता है, और इससे जो भी प्रॉब्लम तैयार हो जाएंगे इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज इक्टोपिक एंडोमेट्रियम। इक्टोपिक बोलते हो जहाँ पे रहना है वहाँ नहीं रहते, दूसरे कहीं जगह पे है, और वहाँ ब्लीडिंग होने की वजह से जो नए प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं वो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। सर अभी जैसे आपने एक्सप्लेन किया डायग्राम पे, ये ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होता है और अंदर के अंदर ही साइकिल जैसा घूमता है, इसकी ये मैकेनिज्म की क्या वजह है? इसका एग्जैक्ट रीजन मालूम नहीं है। उसके अंदर 2-4 जो वजह बताया दिए हैं कि सैमसन्स थ्योरी बोलते हैं, सैमसन्स थ्योरी ऑफ रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, जैसा कि मैंने बताया कि ये उधर जाने के बजाय इधर जाता है ब्लड। दूसरी थ्योरी ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स, जो बच्चा जब तैयार होते रहता है तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि स्टेम सेल्स जो बोलते हैं, स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं कि वो सेल कहीं पे भी किसी भी टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसा कि इसी सेल से ब्रेन भी बन सकता है, इसी सेल से हार्ट भी बन सकता है, इसी सेल से लंग्स भी बन सकता है, इसी सेल से एंडोमेट्रियम भी बन सकता है। दैट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंशियल सेल्स, वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे कुछ रिमेनिंग सेल्स जो है, तो एक तो थ्योरी हो गई रिट्रोग्रेड, इधर से ब्लड उल्टा जाने की वजह से हुआ। दूसरी थ्योरी ये है कि कभी कभी ऐसे टोटिपोटेंशियल सेल्स जो है वो एंडोमेट्रियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो कन्वर्ट होने की वजह से तो यहाँ पे ब्लड जाके नहीं हुए, वहाँ के सेल्स थे लेकिन वो कन्वर्ट उसमें हो गए और उसमें एंडोमेट्रियम की प्रॉपर्टी आ गई, और एंडोमेट्रियम जैसा ब्लीड होता है वैसे ये भी ब्लीड हो रहा है। तो ऐसे 2-3 थ्योरीज हैं, लेकिन एग्जैक्ट थ्योरी इसकी मालूम नहीं है, और इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन 2 पॉपुलर थ्योरीज हैं, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टोटिपोटेंशियल सेल्स और एक रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। लेकिन बहुत सारे जो सिम्टम साइंस हैं वो रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन पे बहुत फिट होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से ये एंडोमेट्रियोसिस होता है। सर जो अभी आपने बोला एंडोमेट्रियोसिस, सर इसके सिम्टम्स क्या है? हाँ, अभी जैसा मैंने बताया, एंडोमेट्रियोसिस का स्पॉट्स या फिर एक्टोपिक एंडोमेट्रियम कहाँ है उसके हिसाब से सिम्टम आ जाते हैं। जैसा कि मोस्ट कॉमन जो है कि एंडोमेट्रियोसिस ओवरी पे या फिर फॉलोपियन ट्यूब पे होता है। फॉलोपियन अगर ट्यूब पे अगर होता है तो फॉलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन है कि टू कैरी द ओवम या फिर टू कैरी द एम्ब्रियो। तो एंडोमेट्रियोसिस वहाँ ब्लीडिंग हो जाएगा, तो वहाँ ब्लीडिंग हो जाएगा, उसके बाद स्कारिंग हो जाएगी और ट्यूबल ब्लॉक हो जाएगा, नली बंद हो जाएगी, और नली बंद हुआ तो क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। वैसा ही अगर ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट अगर ओवरी के ऊपर है, ओवरी के ऊपर है, ओवरी के अंदर भी बार बार ब्लीडिंग होता है, तो वहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, वहाँ पे चॉकलेट सिस्ट फॉर्म हो जाती है। तो अब अगर ओवरी के पास एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट है तो वहाँ पे चॉकलेट सिस्ट होगी, तो गांठें तैयार हो जाएंगी। वो अपने फॉलोपियन ट्यूब के पास है तो फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो उससे इनफर्टिलिटी होगी। अब तीसरा होगा कि अगर यूट्राइन जो लिगामेंट्स रहते हैं वो लिगामेंट के ऊपर अगर एंडोमेट्रियोसिस होता है तो ड्यूरिंग कॉइटस पेन होता है, जैसा कि शारीरिक संबंध रखते वक्त कि औरत को बहुत सीवियर पेन होता है, और उस सीवियर पेन की वजह से उनका शारीरिक संबंध बराबर नहीं होता है, और उसकी वजह से भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइटस कम होती है और उससे भी इनफर्टिलिटी होता है। तीसरा, अगर ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट अगर यूरिनरी ब्लैडर पे है तो पेशाब करते वक्त उसे तकलीफ हो जाएगी। अगर ये उसके रेक्टम के ऊपर है तो संडास करते वक्त या फिर उसके मोशन के वक्त उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द एंडोमेट्रियम, वो तो कहाँ का अवयव खराब हुआ है वो हिसाब से उसके सिम्टम आ जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉमन है पेल्विक पेन, जैसा नीचे के पेट में दर्द होता है और सीवियर होता है, दैट टू मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में ज़्यादा होता है। जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस वक्त इतना पेन ज़्यादा रहता है कि औरत काम पे नहीं जा सकती, या डेली उसका रूटीन वर्क डिस्टर्ब हो जाता है सीवियर पेन की वजह से। दिस पेल्विक पेन इज ड्यू टू द डिपेंडिंग अपॉन द साइट, कहाँ है एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट, तो उसके हिसाब से वो टाइप का पेन होगा। अभी एक आधा पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप कैसे बता सकते हो कि एंडोमेट्रियोसिस का पेन है या फिर कोई और पेन है? आप डायग्नोस कैसे करते हो? हाँ, पहले तो हम बेसिकली किसी भी बीमारी में पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं
हिस्ट्री के हिसाब से उसका पेन कब होता है, कैसा होता है, किससे पेन ज़्यादा होता है, कौन से पीरियड में होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में होता है या हमेशा के लिए होता है, ये हम देखते हैं। ये दिस इज कॉल्ड एज क्लिनिकल हिस्ट्री। तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में बेसिकली एक पर वाजाना वाले एग्जामिनेशन बोल के रहते हैं। उसके अंदर हम पीवी 2 उंगलियों से बच्चेदानी और पेट दोनों के बीच में करके हम देखते हैं। तो उसमें अगर पेशेंट को पेन लगता है और उसके साथ साथ अगर पेन है या फिर उसके साथ साथ गांठ है कुछ लगती है या फिर उसके साथ उसकी यूट्रस की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, जैसा फ्री होना चाहिए उतना नहीं है, और एग्जामिनेशन करते वक्त पेशेंट को पेन होता है, तो हम ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ये सस्पिशन आता है। अब ये सस्पिशन को हम कंफर्म करते हैं सोनोग्राफी से। सोनोग्राफी करेंगे तो ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी करेंगे, उसमें फिर कुछ सिस्ट है या फिर कुछ बाकी ब्लॉक्स है या फिर ये मालूम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर उससे भी कंफर्म नहीं होता है, फाइन डायग्नोसिस अगर करना है कि एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट है, कितना साइज का है और कैसा है वो देखना है, तो उसमें एमआरआई भी करते हैं। और एमआरआई ये होने के बाद भी अब कंफर्मेशन करना है या फिर उसके साथ साथ कंफर्मेशन के साथ ट्रीटमेंट करना है, तो हम लैप्रोस्कोपी करते हैं। तो लैप्रोस्कोपी के अंदर हम ये देखते हैं कि एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट कहाँ पे है। उसी वक्त ट्यूबल पेटेंसी भी देख सकते हैं, नली चालू है या बंद है वो देख सकते हैं। फिर अमाउंट ऑफ एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट कम है या ज़्यादा है या बहुत है वो देख सकते हैं। और उसी के साथ अगर कंजर्वेटिव सर्जरी करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए हिस्ट्री, परवाजाइनल एग्जामिनेशन, सोनोग्राफी, एमआरआई और लास्ट में लैप्रोस्कोपी करके हम ये कंफर्म करते हैं। सर अब ये डायग्नोस हो गया ये पेन है, तो आप इस पे ट्रीटमेंट कैसा करते हैं? अभी सबसे पहली बात ये देखेंगे कि अगर वो डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट का एज कम है, डिस्मेनोरिया है और अभी बच्चे नहीं हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे हार्मोन थेरेपी करेंगे। बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस का बेसिक मैकेनिज्म ये है कि जिसमें अपना एस्ट्रोजन ज़्यादा रहने के लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये 2 हार्मोन होते हैं, तो एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से ये होता है। तो हम ऐसी चीज़ें करेंगे कि जिससे उसका एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम हो। तो उसमें कुछ पिल्स मिलते हैं अपने, जैसा ओरल पिल्स होते हैं बर्थ कंट्रोल के, वो पिल्स देते हैं, उससे कम हो जाएगा। फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन के पिल्स मिलते हैं, वो पिल्स देंगे तो उससे भी कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन इज अपोजिट टू द एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन को अगर कम करना है तो हम प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन देते रहेंगे। प्रोजेस्टेरोन के फिर आप उस पर प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन मिलते हैं, प्रोजेस्टेरोन के टैबलेट मिलते हैं, प्रोजेस्टेरोन के इम्प्लांट मिलते हैं, प्रोजेस्टेरोन की कॉपर टी मिलती है। तो ये सब चीज़ें हम यूट्रस में रखेंगे तो वहाँ का वहाँ लोकली प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा और प्रोजेस्टेरोन की वजह से एस्ट्रोजन कम होगा। एस्ट्रोजन कम होगा तो फिर एंडोमेट्रियोसिस कम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर इससे कम नहीं होता है तो जीएनआरएच एंटागोनिस्ट बोल के रहते हैं, जैसा कि एफएसएच, एलएच ये हार्मोन से नहीं निकलेंगे और वो हार्मोन से एस्ट्रोजन निकालते हैं, तो वो हार्मोन से नहीं निकलेंगे तो एस्ट्रोजन कम हो जाएगा और एस्ट्रोजन कम हो गया तो फिर एंडोमेट्रियोसिस कम हो जाएगा। अब ये हो गया अभी जिनको बच्चे नहीं हैं, लेकिन जिसको एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बच्चा नहीं हुआ है तो उसे तो डेफिनेटली कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे, छोटी मोटी जो सर्जरी करेंगे और उसके बाद बच्चा नेचुरली होता है कि देखेंगे, नहीं तो फिर फाइनली आईवीएफ पे आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एंडोमेट्रियोसिस में सिर्फ नली बंद नहीं होती, कभी कभी उसे अंडे और उस शुक्रजंतु को भी ये एंडोमेट्रियोसिस का एनवायरनमेंट है वो खराब कर देता है और उसकी वजह से भी बच्चा नहीं होता है। तो बहुत सारे वक्त एंडोमेट्रियोसिस में आईवीएफ करना पड़ता है। अब ये हो गया जैसा कि यंग एज के बारे में होगा। अगर ओल्ड एज है और एंडोमेट्रियोसिस है, बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, किसी भी दवा से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो वैसे वक्त लैप्रोस्कोपी के लिए सर्जरी करते हैं। उस वक्त अगर बहुत डैमेज है और बहुत इनकैपेसिटेटिंग पेन है, जैसा कि डेली तुम्हारा लाइफ डिस्टर्ब हुआ है उससे, तो वैसे वक्त हम बच्चेदानी और अंडेदानी दोनों निकाल देते हैं और बाद में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर रखते हैं।